ओके, कोल्ड चेन क्या है, कौन बताएगा? पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ना कोल्ड चेन। कोल्ड चेन किसको कहेंगे? उस दिन डेफिनेशन बताई भी थी मैंने, बताओ। सर कोल्ड चेन एक प्रोसेस है जिसमें हम जहाँ से मैन्युफैक्चर जहाँ बनती है वैक्सीन वहाँ से लेकर हमें सेटअप जहाँ हम वैक्सीनेट लोगों कर रहे हैं तो उसके बीच हम जो अपनी वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं उसे हम करते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप सबको इसका आंसर देना है अगर प्रैक्टिकली कोई पूछता है तो, कि कोल्ड चेन एक वो सिस्टम है या प्रोसेस है जिसमें हम वैक्सीन्स का टेम्परेचर जो है वो बना के रखते हैं रिकमेंडेड लेवल पे, जो 2 से 8 डिग्री है, और हर जगह मेंटेन करते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द एप्लीकेशन टू द बेनिफिशियरी, ठीक है ना। उसको लगाने तक का जो है उसको हम कहेंगे कोल्ड चेन। और उसमें बहुत सारे चेन्स के लिंक आएंगे, उन हर लिंक के ऊपर हमें उसको टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ठीक है ना। दिस सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग द वैक्सीन्स। अगर वैक्सीन स्टोर करना है, ऐसा भी आया नहीं कि वैक्सीन स्टोर करना है तो भी आपको उसको मेंटेन करना है। अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो भी करना है, और जब इम्यूनाइजेशन सेशन कर रहे हैं तब भी करना है, ठीक है। किसी भी स्टेप पे उसको रोकना नहीं है, ठीक है। हाँ बच्चे, अभी इसी क्लास में ध्यान दो, है ना, क्योंकि मानता हूँ कि ये पहले हो चुका है, बट एक बार से रिवाइज आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कोल्ड चेन में ये पिक्चर मैंने आपको दिखा के क्लियर बताया था कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, ठीक है। तो इसमें 2 प्रोसेस शामिल होते हैं। पहले तो हमें डिमांड का पता लगे कि कितना वैक्सीन चाहिए, उसका प्रोसेस होता है नीचे से ऊपर, और फिर जब वैक्सीन आती है तो वो सप्लाई होती है ऊपर से नीचे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जो कोल्ड चेन है उसका ज़रूरत क्यों है। ये हमको पता ही है कि जितने भी वैक्सीन होते हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट सारे के सारे वैक्सीन क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव या कोल्ड सेंसिटिव होते हैं। कोल्ड सेंसिटिव भी होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं ना। तो टेम्परेचर के प्रति वो सेंसिटिव होते हैं। बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर भी उनको ख़राब कर सकता है, और हाई टेम्परेचर भी ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर वो ख़राब हो गए तो वैसे तो पता नहीं चलेगा, बट वो बेनिफिशियरी को फ़ायदा नहीं दे पाएगा, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो इसका मतलब हमने जो भी इतनी एक्सरसाइज की बच्चे को वैक्सीनेशन करने की, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कोल्ड चेन मेंटेनेंस ज़रूरी है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकली बन गए कि एक तो आपका कोल्ड चेन क्या है और कोल्ड चेन ज़रूरी क्यों है, ठीक है ना। और आप लोग सब सेंटर के पीएचसी में वैक्सीनेशन के इंचार्ज होते हैं, तो आपको इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब आता है हमारे पास कि रिकमेंडेड वैक्सीन टेम्परेचर्स क्या हैं। तो हर लेवल पे, चाहे वो कहीं से भी हो, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, सब पे 2 से 8 तो कॉमन है, हर वैक्सीन के लिए वो रिकमेंडेड है। बट हायर लेवल पे जब स्टोर करते हैं तो कुछ ऐसे वैक्सीन हैं जिनको हम अलग टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, जिनका आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे नेशनल लेवल पे यदि हमें लिक्विड कोई भी हो, ठीक है ना, जैसे जो भी ऐसे लिक्विड की तरह आपको दिखता हो, वो सारे के सारे वैक्सीन 2 से 8 पर होंगे। और जो लाइपोलाइज्ड हो, ठीक है ना, पाउडर फॉर्म में हो या कैसा हो, ओपीवी हो, उसको हम -15 डिग्री टेम्परेचर तक स्टोर करेंगे, ठीक है, नेशनल लेवल पे। उसके बाद सब नेशनल लेवल पे, सब नेशनल लेवल मतलब जो एक स्टेट का रीजनल वैक्सीन स्टोर है, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन तो नहीं होता है बट स्टोर होता है। तो उस स्टोर में भी सेम सिस्टम होगा जो नेशनल वाला है, कि जो लाइफोलाइज और ओपीवी है उसको माइनस में स्टोर करते हैं और बाकियों को 2 से 8 के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और बाकी सब जगह, पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ भी पॉइंट ऑफ वैक्सीनेशन है, सब जगह 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर सारे वैक्सीन्स का रहेगा। क्लियर, ठीक है ना। तो ये डिफ्रेंशिएशन समझ आ गया कि जो टेम्परेचर है वो कौन सा होगा, स्टोरिंग का और सर्विस प्रोवाइडिंग का। अब मेन आता है आपका मैनेजमेंट पार्ट, कि जो कोल्ड चेन है उसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है मैनेजमेंट के लिए। तो एक तो होता है कि पर्सनल
टू मैनेज द वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करना है एक वो पर्सन हमारे पास डेडिकेटेड होना चाहिए, रिसीव करने के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी। दूसरा, इक्विपमेंट्स हमारे पास होने चाहिए वैक्सीन स्टोरेज के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। तीसरा, जो भी आपके पास इक्विपमेंट है उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वो भी आपका काम है, ठीक है ना, कि थ्रू आउट सर्विस पीरियड वो काम भी करते होने चाहिए, ऐसे नहीं कि रखे हुए हैं बट वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और मॉनिटरिंग, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी स्तर पर यदि मॉनिटरिंग नहीं हुई और जो आपका कर्मचारी है वो थोड़ा रिलैक्स हो गया तो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं रह पाएगी, ठीक है ना। तो ये मॉनिटरिंग कैसे होती है, इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कैसे है, वो सारा हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है पर्सनल टू मैनेज वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर लेवल पे, चाहे वो पीएचसी है, चाहे सीएचसी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट है, चाहे रीजनल सेंटर है, सब जगह एक डेडिकेटेड पर्सन होना चाहिए जो वैक्सीन को हैंडल करेगा, ठीक है ना। और उसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड चेन हैंडलर कहेंगे, ठीक है ना। पोस्ट तो उसकी कुछ भी हो सकती है, अगर उसको कोल्ड चेन मेंटेनेंस का काम दिया हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, कोल्ड चेन हैंडलर कहेंगे, ठीक है ना। इवन वो वैक्सीन एएनएम हो सकती है, कोई स्टाफ नर्स हो सकती है, कोई लैब टेक्नीशियन हो सकता है, कोई भी वर्कर जो वहाँ पर वैक्सीन को देखेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा, बट वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ करेगा। ऐसे नहीं कि आया किसी को चार्ज दे दिया कि चलो तुम नहीं, पहले उसकी कोल्ड चेन हैंडलर की एक ट्रेनिंग होगी, उसके बाद वो होगा। तो 1 या 2 दिन की वो ट्रेनिंग करके, 1 दिन की फुल डे की ट्रेनिंग हो तो वो कर सकता है ना, पर वो ट्रेनिंग होनी जरूरी है ना। अच्छा, ये जो वैक्सीन हैंडलर होंगे वो सब जगह होंगे, जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के काम के साथ साथ जो इक्विपमेंट है उसकी मेंटेनेंस भी करेंगे, उसका ध्यान भी रखेंगे। अब आता है सेकंड पॉइंट, इक्विपमेंट्स फॉर वैक्सीन स्टोरेज। ये तो आप हमेशा से पढ़ते ही आ रहे हैं, जब आप प्रैक्टिकल में या थ्योरी में लिखते हैं तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि लिस्ट बनाओ कौन कौन से आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे, वॉक एंड कूलर्स, ठीक है ना, ये सबसे बड़े होते हैं। फिर डीप फ्रीजर, आईएलआर, इन दोनों में वैसे कई बार आप कंफ्यूज होते हो तो आज उसको ध्यान से देख लेना, फिर कंफ्यूज नहीं होना। कोल्ड बॉक्स होता है एक, रेफ्रिजरेटर होता है, आजकल वैसे ये कम होता है, नहीं के बराबर कुछ जगह आपको मिलेगा। वैक्सीन कैरियर होगा और क्या होंगे, आइस पैक्स होंगे, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे कि जो वॉक इन कूलर्स होते हैं वो नॉर्मली हमारे पास रीजनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे होते हैं, ठीक है ना। दीज आर बिग इक्विपमेंट्स, दे आर लाइक ए बिग रूम, ठीक है ना, एक 10 बाई 10 का एक बड़ा कमरे जैसे होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं वॉक इन कूलर्स या कोल्ड रूम्स, ठीक है ना, कोल्ड रूम्स होंगे। इसमें जो टेम्परेचर की रेंज है वो 0 से 25 डिग्री हो सकती है, बट हमें मेंटेन वही करना है टेम्परेचर के हिसाब से, 2 से 8 डिग्री। दीज आर आल्सो नोन एज कोल्ड रूम्स, ठीक है ना, इनको हम कोल्ड रूम भी कहेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही कम जगह देखने को मिलते हैं, अगर आपको कभी मौका मिले रीजनल वैक्सीन सेंटर जाने का तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेवल पे आता है हमारा डीप फ्रीजर, ठीक है ना। तो डीप फ्रीजर और आईएलआर देखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। अगर आप दो रखे हुए हैं, दूर से आप देखोगे तो नहीं पहचान पाओगे, बट उसको आप ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर लिखा होगा, ठीक है ना, स्टिकर चिपका होगा या लिखा होगा, या कुछ भी नहीं हो तो अगर वहाँ पर वो लगा हुआ है डिजिटल थर्मामीटर, तो उसका टेम्परेचर देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि ये क्या है। क्योंकि जो वॉक इन रूम जो ये अपना आईएलआर होगा उसका टेम्परेचर दिखाएगा 2 से 8 के बीच में, 3 दिखा सकता है, 4 दिखा सकता है, बट डीप फ्रीजर का हमेशा माइनस में दिखाएगा, ठीक है ना। -5 हो सकता है, 7 हो सकता है, -20 भी हो सकता है। तो वो अगर दिखा रहा है तो वो क्या है, डीप फ्रीजर है, ठीक है ना। तो डीप फ्रीजर का काम करने का जो तरीका होता है वो सेम ऐसा होता है, जो आइसक्रीम पार्लर पे आप जाते हैं ना तो आइसक्रीम के लिए रखा होता है ना, वही होता है, उसका टेम्परेचर माइनस में ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर नॉर्मली अगर कहीं पीएचसी पे या डिस्ट्रिक्ट पे रखा हुआ है तो वहाँ इसका काम सिर्फ यही है कि हम उसमें आइस पैक्स जमाते हैं। आइस पैक बड़ी जल्दी उसमें जम जाते हैं,
रेफ्रिजरेटर में स्लो जमते हैं, या सेंट्रल लेवल पे या रीजनल लेवल पे हमें लाइफोलाइज्ड वैक्सीन या पोलियो वाली वैक्सीन स्टोर करनी है, तो इसके अंदर एक टोकरी लगा के हम डीप फ्रीज में कर सकते हैं। बाकी वैक्सीन इसमें नहीं रखते हैं, ओनली फॉर रेफ्रिजरेशन ऑफ डीप आइस पैक्स और पोलियो एंड, वो भी कहाँ पर, सेंट्रल लेवल पे। आपके सेंटर पे और पीएचसी पे, सीएचसी पे, इस लेवल पे डीप फ्रीजर में कोई भी वैक्सीन नहीं रखेंगे, केवल क्या रखेंगे, आइस पैक्स रखेंगे। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। दूसरा आता है हमारे पास ILR, ठीक है ना, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या है, जो इसकी लाइनिंग होती है वो आइस की होती है ना। तो लाइनिंग का मतलब जो इसकी वॉल्स हैं उसके बीच में आइस जमती है, और इसका प्रिंसिपल सेम रेफ्रिजरेटर वाला ही होता है, कंप्रेसर वगैरह इसमें लगा होता है, और इसमें थर्मोस्टेट लगा होता है। ठीक है ना, तो वो थर्मोस्टेट क्या करता है कि उसका टेम्परेचर रेगुलेट रखता है 2 से 8 के बीच में, ना तो उससे कम होने देता और ना ज़्यादा होने देता। ठीक है ना, ज़्यादा कम हो तो वो बंद हो जाता है कुछ देर के लिए ऑटोमेटिकली, और बढ़ने लगता है तो वो तभी बढ़ेगा जब वो ख़राब हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, तो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। इसको क्लियरली आप लोग याद रखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं गलती से, एग्ज़ाम में कॉपियाँ भी हम चेक करते हैं ना, तो -2 to -8 लिख देते हैं गलती से, है ना। तो माइनस नहीं है ये, +2 to 8 डिग्री। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोल्ड बॉक्स। ठीक है ना, ये कोल्ड बॉक्स भी आप लोगों ने कम ही देखा होगा। ठीक है ना, ज़्यादातर सेंटर्स में है नहीं, हाँ अपने सेंटर में है। ये जो कोल्ड बॉक्स है ये इलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है ना, इसका बिजली से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये थर्मो इंसुलेटर बॉक्स होता है जो ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ में आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उस समय तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक प्लग है नहीं। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम ले जा सकते हैं, बट ये थर्मो इंसुलेटर होता है, मतलब इसकी जो दीवारें होती हैं उसके बीच में जैसे थर्मस फ्लास्क में जो चीज़ें लगी होती हैं इंसुलेशन, वो लगा होता है, तो जल्दी से वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। बट इसका टेम्परेचर कम करेंगे किस चीज़ से, ठीक है ना, बताओ, आइस पैक लगाएंगे। ठीक है ना, तो इसके अंदर इसकी वॉल्स के साइड में, फर्श पे, साइडों में, ऊपर सब जगह हम आइस पैक्स लगाते हैं, और उससे टेम्परेचर मेंटेन होता है। और बीच में पॉलीथीन लगा के हम वैक्सीन्स भरेंगे जो हमें लेके जानी है। ठीक है ना। उसके बाद रेफ्रिजरेटर आ जाता है। रेफ्रिजरेटर काफ़ी स्टेट्स में है जहाँ पर पीएचसी लेवल पे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो कम खर्चे में आ जाता है। ये काफ़ी छोटा होता है, देखने में हमारे घरेलू रेफ्रिजरेटर की तरह होगा, बट इसके अंदर वेजिटेबल वगैरह के लिए वैसी टोकरियाँ नहीं होगी, और पूरे को वो कूल करेगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये सिस्टम रहता है कि कुछ एरियाज जो हैं उनमें टेम्परेचर गर्म होता है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ ज़्यादा ठंडा होगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद आता है आपका वैक्सीन कैरियर। ठीक है ना, वैक्सीन कैरियर भी एक प्रकार से जो हमने कोल्ड बॉक्स देखा था उसका छोटा रूप है। ठीक है ना, इसमें भी थर्मो इंसुलेटेड क्या होती हैं, वॉल्स होती हैं, और बीच में इसकी जगह होती है जिसमें हम आइस पैक्स लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो वो आइस पैक्स लगाने से इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, और फिर इसको बंद करके और ले जा सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, जहाँ पर भी हमें वैक्सीनेशन के लिए जाना है। ठीक है ना, कहाँ जा सकते हैं, इवन पीएचसी सब सेंटर अगर वैक्सीन लेके जानी है तो भी हम इसके अंदर लेके जाएंगे, और सब सेंटर से हमें अगर आउटरीच पे जाना है, कहीं आंगनवाड़ी पे वैक्सीन लगा के आनी है, तो भी हम इसके अंदर ही वैक्सीन को लेके जाएंगे। ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। अब आपके पास आएगा लास्ट में आइस पैक्स। ठीक है ना, तो आइस पैक्स क्या है, ये भी छोटे से ऐसे प्लास्टिक के बने हुए अपरेटस हैं जिनके अंदर हम पानी फिल करते हैं और उसको फिर जमा देते हैं। ठीक है ना, फ्रीज कर देते हैं, और पानी भरते समय इसका ध्यान रखना होता है। इसकी भी जो मेंटेनेंस आएगी ना, उसमें ये क्लियर लिखा होता है कि एक तो जब भी आप इसको चेक करो जमाने से पहले, क्योंकि अगर जमा हुआ है तो लीकेज का पता नहीं चलेगा। जब वो पिघला हुआ है तब आप उसको ढक्कन की तरफ उल्टा करके देखो, अगर पानी लीक हो रहा है तो इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, नहीं लीक हो रहा है तो वो ओके है। ठीक है ना, तो इसको ओपन करके इसके अंदर एक जो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, अंदर भी एक कॉर्क सा लगा होता है प्लास्टिक का, उसको खोलेंगे और उसके अंदर पानी का लेवल चेक करेंगे, क्योंकि हर बार जब
फ्रीज करवाते हैं तो 2-3 बार में कुछ पानी कम हो ही जाता है ना। तो पानी का निशान उसमें लेवल बना होता है, उन लेवल के बीच में रखना है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। और उसके बाद आप उसको ढक्कन टाइट करके फ्रीजिंग के लिए रख देंगे, ठीक है ना। आइस पैक की मेंटेनेंस इतनी है और कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, बस लीकेज देखना है, क्रैकिंग देखना है और फूला हुआ देखना है, ठीक है ना। कैसे पता लगाओगे उसको? अगर आप इसे टेबल पे रखेंगे ना तो सारी सरफेसेस टच होनी चाहिए और वो हिलना नहीं चाहिए। अगर वो फूला हुआ है तो ऐसे हिलते ही वो डगमग डगमग डोलेगा, तो इसका मतलब वो ख़राब हो गया है। क्यों ख़राब हुआ? क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा भर दिया था, ठीक है ना, अपनी गलती से ही ख़राब हुआ, अदरवाइज़ वो ख़राब नहीं होता है ना। तो उसमें पानी हिसाब से ही आपको उसमें फिल करना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें होगी। हमने शुरू में 4 पॉइंट पढ़े थे ना कि क्या क्या होना चाहिए, पर्सनल और जो इक्विपमेंट्स हैं, ये दोनों हो गए। अब है कि इन इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस कैसे करेंगे। ऑल कोल्ड चेन इक्विपमेंट शुड बी वेल मेंटेन्ड। ये हमारा सेंटर मैनेजमेंट में ही आएगा कि उसको मैनेज करके रखना है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैंने इधर का ध्यान रखा और उसको देखना भूल गए, है ना। हर चीज़ को आपको मैनेज करना है। आइस पैक की होली है, उसमें वैसा कुछ नहीं। हाँ, अच्छा, ये जो इक्विपमेंट्स हमारे होंगे जो बिजली से चलने वाले हैं, उसका आपको ध्यान विशेष रखना है कि डायरेक्ट आपका स्विच बोर्ड में लगना चाहिए, यानी डेडिकेटेड पावर सप्लाई इसकी होनी चाहिए, ठीक है ना। डेडिकेटेड पावर सप्लाई का क्या मतलब है कि कहीं भी ऐसे एक्सटेंशन लगा के इसको नहीं लगाना है, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको जो वॉल सॉकेट है उसी में लगाना है और उसमें और कोई चीज़ें नहीं लगानी, ठीक है। उसके लिए वो डेडिकेटेड रहेगा। थोड़ी देर के लिए निकाल के आपने कुछ देर और कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, फिर उस ये लगा दिया, गाने सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर लगा दिया, है ना, ऐसे नहीं करना है। डेडिकेटेड रहेगा ओनली फॉर उस इंस्ट्रूमेंट के लिए। अगर कोल्ड स्टोर इसका कोल्ड रूम का है तो कोल्ड रूम का अलग होगा, डीप फ्रीज का है तो डीप फ्रीज का अलग होगा, और ILR का है तो ILR का अलग होगा, ठीक है ना। तो डेडिकेटेड पावर सप्लाई होनी चाहिए। कोल्ड चेन हैंडलर शुड टेक केयर टू डीफ्रोस्ट द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। और समय समय पे जैसे हम फ्रीज को घर पे डीफ्रोस्ट करते हैं ना, वैसे इनको भी डीफ्रोस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। क्यों डीफ्रोस्ट करना है कि अगर इसकी दीवारों पे ज़्यादा बर्फ़ जम गई तो फिर ये काम करना बंद कर देंगे, प्रॉपर तरीके से वो कूलिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो वो आइस हमें हटानी है और उसी को हम क्या कहेंगे, डीफ्रोस्टिंग कहेंगे, ठीक है ना। डीफ्रोस्टिंग करना है। कब करना है, ये भी प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आता है कि जब आपके ILR या डीप फ्रीज की दीवार पर 0.5 mm सेंटीमीटर की, ठीक है ना, 0.5 सेंटीमीटर मीन्स 5 mm, ठीक है ना, 5 mm तक का अगर बर्फ़ जम गई है तो आपको तुरंत उसको डीफ्रोस्ट करना है, ठीक है। डीफ्रोस्ट कैसे करेंगे उसका भी तरीका हम आगे स्टडी करेंगे। डीफ्रोस्ट करने के लिए सबसे पहले सारे वैक्सीन्स को हमें क्या करना है, उसमें से हटाना है। कहाँ रखना है? दूसरा अगर नहीं है तो कोल्ड बॉक्स में, ठीक है ना। या तो कोल्ड बॉक्स में ज़्यादा वैक्सीन है तो, और कम वैक्सीन है तो वैक्सीन कैरियर में, जिसमें अच्छे से वो आपके आइस पैक्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। वो लगाने के बाद उनको हमें ट्रांसफ़र करना है, दूसरी जगह रखना है, और इवन रेफ्रिजरेटर है तो वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। रिमूव ऑल द वैक्सीन्स एंड ट्रांसफ़र देम टू अनदर रेफ्रिजरेटर, कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर एक्सेट्रा, है ना। उसके बाद स्विच ऑफ करेंगे इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ ILR एंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है। क्या डीप फ्रीज जो भी है उसको हम पावर ऑफ करके कुछ देर के रखेंगे। लीव द डोर ओपन, दरवाजे को खोलना है, एंड वेट फॉर आइस टू मेल्ट, ठीक है ना। आइस मेल्ट हो तब तक वेट करेंगे। नेवर ट्राई टू रिमूव आइस विद नाइफ और आइस पिक। किसी भी चीज़ से, इंस्ट्रूमेंट से वो आइस रिमूव करने का प्रयास नहीं करना है। दिस कैन परमानेंटली डैमेज द ILR और रेफ्रिजरेटर। अ पैन ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द ILR और डीप फ्रीज एंड देन डोर इज क्लोज्ड, ठीक है ना। अगर हमारे पास फैसिलिटी है पानी गर्म करने की तो एक बर्तन में पानी गर्म करके उसमें रख देंगे, ढक्कन थोड़ी देर क्लोज करेंगे, उससे वो जो आइस है वो जल्दी पिघल जाएगी, नहीं तो आपको ज़्यादा उसमें वेट करना पड़ेगा।
जब आइस पिघल जाएगी तो सारी आइस बाहर निकालेंगे, सारा पानी बाहर निकालेंगे, अच्छी तरह क्लीन करेंगे। उसके लीड्स वगैरह, लीड्स के ऊपर रबर लगी होती है वो सारी क्लीन करेंगे। विम वगैरह से सारी गंदगी साफ़ करके उसको ड्राई करेंगे, ठीक है ना। ड्राई करने के बाद उसको रीस्टार्ट करेंगे। डू नॉट एडजस्ट थर्मोस्टेट, उसका जो टेम्परेचर वाला थर्मोस्टेट रेगुलेटर होता है उसको कभी भी हमें हिलाना डुलाना नहीं है, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी टेम्परेचर की। उसके बाद जब हमने ऑन कर दिया तो भी वेट करना है कितनी देर, जब तक कि उसका टेम्परेचर 8 से कम ना आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि एक बार हमने हटा दिया तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो 8 से जब कम आएगा तब हम वो जो हमारी वैक्सीन है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो कहाँ करेंगे ये भी ध्यान रखना है। हमेशा कोई ना कोई उसमें टोकरी होती है, बास्केट होती है, उसमें रखना है। डायरेक्ट आइस की जो उसकी वाल है डी फ्रीज की या ILR की, उसके टच कभी भी आपकी वैक्सीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंडीशनिंग ऑफ आइस पैक। ये आप सब लोगों को पता ही है ना, कि जो भी आइस पैक्स हम चाहे कोल्ड बॉक्स में लगाएं चाहे वैक्सीन कैरियर में लगाएं, कंडीशनिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। कैसे करोगे उससे पूछो, क्या हुआ? आइस पैक की कंडीशनिंग कैसे करेंगे आप? अच्छा, हाँ आप बताओ बेटा, आइस पैक की कंडीशनिंग कैसे करेंगे? अगर आवाज़ नहीं आई तो कितनी देर के लिए? 2 मिनट में नहीं होगा। हाँ, लगभग 10 मिनट कम से कम लगते हैं, 10 से 15 मिनट में, है ना। 10 से 15 मिनट उसको बाहर टेबल पे रखेंगे और उससे क्या होगा, उसके ऊपर पानी के ड्रॉप्स आ जाएंगे, है ना, क्लियर दिखेंगे अपने को ना, पानी के ड्रॉप्स आ जाएंगे। उसके आने के बाद उसको साफ़ करके थोड़ा हिला के देखेंगे, निकालते हिला के नहीं देखेंगे, है ना। पहले वो ड्रॉप्स का वेट करेंगे, उस कंडीशन को हम कहते हैं उसकी कंडीशनिंग होगी, ठीक है ना। तो उसका टेम्परेचर अब 2 से 8 मेंटेन करने के लिए तैयार है। अगर बिना कंडीशनिंग के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, है ना, और नीचे चला जाएगा, तो ख़राब हो जाएंगे वैक्सीन। तो कंडीशनिंग करना ज़रूरी है ना। फ्रोजन आइस पैक टेकन डायरेक्टली आउट फ्रॉम द फ्रीजर, दे आर नॉट सूटेबल फॉर इमीडिएट यूज़, इमीडिएट यूज़ के लिए सूटेबल नहीं है। पहले हम उसको क्या करेंगे, कंडीशनिंग करेंगे, है ना। ले द फ्रोजन आइस पैक ऑन वर्क सरफेस एरिया, कोई भी टेबल है वहाँ पर हम रखेंगे। लिविंग ए सिंगल गैप बिटवीन ऑफ 5 सेंटीमीटर बिटवीन पैक्स। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि जो आप आइस पैक्स रखे हुए हैं, जैसे आपने 6 आइस पैक रखे मान लो, तो उनके बीच में गैप होना चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर का। ऐसे चिपका के नहीं रखना, है ना, नहीं तो कंडीशनिंग लेट होएगी। वेट अंटिल ऑल पैक्स आर प्रॉपरली कंडीशन, देयर मस्ट बी लिक्विड वाटर इनसाइड द पैक। जब हिलाएं तो थोड़ा सा पानी होगा तभी वो हिलने की आवाज़ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है ना। तो उसको हिला के देखेंगे, तो उसको हम कहेंगे क्या, शेक टेस्ट, है ना। शेक कर लिया तो वो शेक टेस्ट हो गया, है ना। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब हमने निकाले तो इसके ऊपर कोई ड्रॉप नहीं थी, कुछ देर बाद इसके ऊपर पानी की बूंदें आ गई, उसके बाद हमने हिला के देखा, ठीक है ना। ये सिस्टम याद रखना, प्रैक्टिकली कन्फ्यूज नहीं होना कि निकाल के हिला लें, क्यों हिला रहे हो ना। पहले इसके पानी की बूंदें आएंगी, बाद में हिलाना है ना। उसके बाद इसको हम रख देंगे आइस पैक में या कोल्ड बॉक्स के अंदर। अब आता है कि जब पैकिंग करते हैं तो क्या ध्यान रखेंगे, पैकिंग कहाँ करेंगे, या तो वैक्सीन कैरियर में करना है या कोल्ड बॉक्स में करना है। तो इसमें पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है वो कि जो कंडीशन आई पैक हैं वो ही लेंगे। दूसरा, इसमें जो होल बने हुए हैं दोनों, वो अंदर की साइड में रहेंगे, वॉल की तरफ नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और कितने लगाने हैं, जितने उसमें लिखा होता है, ठीक है ना, कि जो मैन्युफैक्चरर है कोल्ड बॉक्स का या वैक्सीन कैरियर का, वो मेंशन करता है कि कितने आइस पैक इसके अंदर लगेंगे, ठीक है ना, उतने उसके अंदर एटलीस्ट लगाने हैं, ठीक है ना, वॉल पर। उसके बाद क्या, ये कहाँ लगाएंगे, वॉल्स के ऊपर, ठीक है ना। इसमें तो क्लियर खांचे बने होते हैं वैक्सीन कैरियर में, तो 4 ही लगेंगे, बट कोल्ड बॉक्स में ऐसा कोई खांचा नहीं होता है, तो पूरी हमें एक दीवार बनानी होती है चारों तरफ, है ना, कोल्ड वैक्सीन की इसकी आइस पैक्स की। उसके बाद क्या करेंगे,
वैक्सीन्स और जो डाइल्यूएंट्स हैं उनको प्लास्टिक बैग में डालेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं रखेंगे, पॉलीथीन में डालेंगे और उसके बाद हम कोल्ड बॉक्स या वैक्सीन कैरियर में रखेंगे और उसके बाद बंद करके ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, इफ द कंडीशनड आइस पैक्स आर यूज, पुट एन इलेक्ट्रॉनिक फ्रीज इंडिकेटर विद द वैक्सीन। अगर मान लो आपके पास एक स्पेशल ये इंडिकेटर होता है थर्मोमीटर टाइप, अगर ये है तो वो भी आप उसमें साथ में रख सकते हैं, बट ये ज़्यादातर अवेलेबल होता नहीं है तो भी चलता है, क्योंकि कंडीशन है तो कोई दिक्कत है नहीं। फॉर वैक्सीन कैरियर प्लेस ए फोम पैड ऑन द टॉप ऑफ द कंटेनर। ये फोम पैड आता है, उसको वहाँ पे रखना है, कुछ में नहीं आता, स्पेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये पूरा थर्मो आइसोलेटेड तो वो होता ही है, बट है तो उसको यूज़ करना है। क्लोज द कोल्ड बॉक्स एंड वैक्सीन कैरियर लिड टाइटली, उसके बाद उसको बंद कर देंगे और शिफ्ट कर लेंगे। इस सिस्टम को हम आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि अगर कोल्ड बॉक्स में करना है तो आप देखो सारे के सारे जो होल है वो अंदर की साइड में है, इधर भी अंदर की साइड में है। तो सबसे पहले उसका फ्लोर है उस पर बिछाएंगे, फिर दीवारों पे बिछाएंगे, फिर बीच में वैक्सीन्स रखेंगे और फिर एक लेयर ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है ना, कोल्ड बॉक्स के लिए। और वैक्सीन कैरियर में क्लियर है, ये 4 इसमें रखने हैं, फिर पॉलीथीन में वैक्सीन डाल के इसके अंदर रखनी है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सिस्टम है। इस प्रकार की जो ट्रेनिंग हो गई इसे ही हम वैक्सीन हैंडलर, जो कोल्ड चेन हैंडलर है उनकी ट्रेनिंग बोलते हैं, कि एक बार आपने ये सीख लिया अब आप कोल्ड चेन हैंडलिंग के लिए रेडी हो गए, है ना। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मॉनिटरिंग किस चीज़ की? मेनली टेम्परेचर की, ठीक है ना, कि जो टेम्परेचर हमने रिकमेंडेड किया हुआ है वो हमेशा कैंडिडेट ने मेंटेन किया है या नहीं, तो ये सब जगह मॉनिटरिंग होती है, ठीक है ना। पुराने टाइम में जो मॉनिटरिंग थी उसके लिए क्या होता था, वैसे अभी भी है, इस प्रकार का एक चार्ट बना होता है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर मॉनिटरिंग चार्ट, ठीक है ना। बट इसमें प्रॉब्लम ये थी या अभी भी है कि जो ढंग से काम नहीं करने वाला बंदा है हर जगह मिल जाते हैं, तो इसमें चेंज कर देते थे, है ना। टेम्परेचर उसमें कुछ और है बट वो अगर शो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसमें कुछ और लिख देते। वहाँ अगर 9 आ रहा है 7 चला के काम चला दिया, तो उस गलती को कैसे पकड़े, ठीक है ना। उस गलती को पकड़ने के लिए आजकल लेटेस्ट क्या आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन सिस्टम आ गया है कि जो आपका वैक्सीन जहाँ भी स्टोरेज है, चाहे वो कोल्ड बॉक्स है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक जो होंगे, डीप फ्रीजर और ILR, उनके अंदर एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है जिसका कनेक्शन होता है, एक आउटर यूनिट होती है उसी इंस्ट्रूमेंट की, वो ऑनलाइन होती है, ठीक है ना, वो नेट से कनेक्टेड होती है, उसमें सिम डलती है और लगातार वो नेटवर्क चलता रहता है, और जो उसका टेम्परेचर अंदर है उसको वो सेंड करता है। किसको सेंड करता है? जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन है। सबसे पहले कोल्ड चेन हैंडलर, उसके मोबाइल में भी आएगा, उसके बाद उसके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सीनियर बैठे हुए हैं उनके पास भी जाएगा और इवन स्टेट लेवल के पास भी जाएगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यू उसकी मॉनिटरिंग चलती रहती है। कभी भी यदि टेम्परेचर डाउन हो जाए तो उसका एक मैसेज जाता है, अलर्ट जाता है कि आपके डीप फ्रीज या ILR का टेम्परेचर डाउन हो गया है या अप हो गया है, आप उसको संभालो। तो आप फिर इसमें हेर फेर नहीं कर सकते, है ना। तो वो जो टेम्परेचर उसमें जा रहा है वही आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो आजकल थोड़ा सा मॉनिटरिंग जो है वो परफेक्ट हो गई है, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ईमानदारी से इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना। तो उससे क्योंकि उनको तो पता लग ही जाना है, तो आप इसमें चेंज कर भी नहीं सकते। इन्फॉर्म करने के बाद क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन ख़राब हो गई, किसी भी कारण से लाइट चली गई या इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया तो वो रिप्लेस हो जाएंगे। बट यदि वो वैक्सीन किसी को लग गए तो वो नुकसान है ना। तो इसलिए हमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती है कोल्ड चेन के अंदर तो इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। कोई एक्शन नहीं होता है, जस्ट जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं और सही काम चलता रहता है, ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो इन्फॉर्म करने से डरना नहीं है, ठीक है ना। बट आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। गलती कैसे होगी? प्लग निकाल के चावल बना लिया आपने, है ना, फिर बहुत प्लग लगाना भूल गए, ये गलती हो गई। गेट उसका खुला छोड़ दिया, बंद करना भूल गए, ये गलती हो गई, तब एक्शन होगा, ठीक है ना। गलती नहीं है तो कोई एक्शन नहीं है। ऑटोमेटिक कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है, ख़राब हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
अच्छा, ये मॉनिटरिंग सिस्टम्स है उसके अंदर। पुराने टाइम में ये आते थे मैनुअल, आजकल सब के अंदर डिजिटल लगे होते हैं और मॉनिटरिंग होती है टेम्परेचर की। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा कोल्ड चेन के बारे में और कोल्ड चेन मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है ना। है हाँ हाँ, कौन सा अपने सेंटर में समझा नहीं, तो ना